हेलो साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे बीपीएससी एडीओ साथ ही साथ बीपीएससी ट्री 4.0 और 73वीं बीपीएससी के लिए साइंस का सीरीज शुरू किया था। ये जो साइंस का सीरीज है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9572589800 पे। और आज हमने शामिल किया है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर। इसको हम खत्म करेंगे 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। तो न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। जैसे दो पिंड है, मान के चलिए कि एक पिंड है ए, ठीक है, और दूसरा पिंड है बी। तो ए पिंड बी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, एक बल से आकर्षित करता है। और ये जो बल इसके बीच में लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों के मास के गुणनफल का, नहीं जो द्रव्यमान होता है दोनों के, इसके गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के त्रिज्या के स्क्वायर का। इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ से जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकल करके आता है वो आता है जी एफ बराबर G m1m2/r²। ठीक है। अब यहाँ पे G क्या है, तो G है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षीय स्थिरांक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इससे देखिए, यहाँ से ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ना कि जी कैपिटल जी को बोलते क्या है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ई बनेगा सबसे पहले कि जो कैपिटल जी होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका एसआई यूनिट होता है। दूसरा, इसका जी का वैल्यू पूछा जाएगा, कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, तो कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैपिटल जी का एसआई यूनिट पूछा जाएगा और कैपिटल जी का वैल्यू पूछा जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि कैपिटल जी का खोज कौन किया था, तो कैपिटल जी का खोज किया था हेनरी कैवेंडिश। कैपिटल जी का खोजकर्ता कौन है, तो हेनरी कैवेंडिश है। तो यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन हम बता दिए। पहला फार्मूला F बराबर होता है Gm1m2/r²। कैपिटल जी को बोलते क्या है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का खोज कौन किया था, तो हेनरी कैवेंडिश किया था। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं अगला टॉपिक। आज का अगला टॉपिक है मुक्त पतन और गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। मुक्त पतन को बोलते हैं फ्री फॉल, और गुरुत्वीय त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों हम समझते हैं, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। जैसे हम इस वस्तु को छोड़ रहे हैं यहाँ से, ईमान की चलिए पेन है, इसको हम छोड़ रहे हैं तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो नीचे की तरफ गिरेगा ना, तो वही करा कि जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है तो उसी को हम बोलते हैं मुक्त पतन। ठीक है। तो ये मुक्त पतन किसको बोलते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। और कैपिटल जो ये स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कभी कभी अप्रोक्स में 10 ले लिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कैपिटल जी का स्मॉल जी का ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्मॉल जी का वैल्यू पूछा जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा एक फार्मूला होता है स्मॉल जी का, स्मॉल जी बराबर होता है Gm/r², जहाँ पे m है पृथ्वी का द्रव्यमान और r है पृथ्वी का त्रिज्या। याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी का त्रिज्या होता कितना है, तो 6400 किलोमीटर होता है। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको स्मॉल जी का वैल्यू पूछा जाएगा, फार्मूला बहुत कम पूछा जाता है। अब देखिए, ये जो हम नोट पॉइंट लिखे हैं ना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में दी जाता है। जैसे जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो ध्रुव यानी पोल पे होता है। तो जी का वैल्यू सबसे ज्यादा पोल पे होता है यानी ध्रुव पे होता है। इसके अलावा सबसे कम वैल्यू कहाँ पे होता है, तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे होता है। तो स्मॉल जी का वैल्यू सबसे ज्यादा ध्रुव पे यानी पोल पे होता है, सबसे कम कहाँ पे होता है, तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे होता है। और पृथ्वी के केंद्र पे जो जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है। और आगे देखिए, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान घटता है। तो चारों पॉइंट याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जी का वैल्यू कहाँ पे होता है, तो ध्रुव पे। सबसे कम कहाँ पे होता है, तो भूमध्य रेखा पे। पृथ्वी के केंद्र पे जी का वैल्यू कितना होता है, तो 0।
पृथ्वी के ऊपर जाने पे जी का वैल्यू क्या होता है, तो घटता है। पृथ्वी के नीचे जाने पे जी का वैल्यू क्या होता है, तो घटता है। तो इस चारों पॉइंट में से एक पॉइंट जरूर एग्जाम में दिख जाएगा। अगला है मास यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, तो वस्तु में मौजूदा पदार्थ की मात्रा, वस्तु में मौजूदा जो पदार्थ की मात्रा होती है वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। और इस द्रव्यमान से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि द्रव्यमान होता क्या है, तो हमेशा द्रव्यमान कांस्टेंट होता नहीं, स्थिर रहता है। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप कहीं पे भी चल जाइए, द्रव्यमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका द्रव्यमान यानी मास का ऐसा यूनिट कुछ होता है तो केजी होता है। हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मास यानी द्रव्यमान को मापते किससे हैं, तो तूला से मापते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बीम बैलेंस। बीम बैलेंस एक मशीन है जिसके मदद से हम लोग जो है द्रव्यमान को मापते हैं। तो पूछा जाएगा कि द्रव्यमान को किससे मापते हैं, तो तूला से यानी कि बीम बैलेंस से मापते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। मास क्या है, तो वस्तु में मौजूदा पदार्थ की मात्रा, या क्या होता है, स्थिर रहता है यानी कांस्टेंट रहता है, कभी बढ़ता ना कभी घटता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। इसको मापते का चीज है, तो तूला से यानी बीम बैलेंस। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला है भार यानी वेट। देखिए, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, मास यानी द्रव्यमान, और अभी पढ़ रहे हैं वेट। मास कांस्टेंट होता है लेकिन वेट चेंज होता है। और ई क्या है, तो ई एक तरीके का फोर्स, एक तरीके का बल है जिससे कि पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो भार क्या है, तो बल जिससे पृथ्वी वस्तु को खींचता है। और यह स्थान के अनुसार बदलता है। जैसे मास जो है बदलता नहीं था, कांस्टेंट रहता था, लेकिन ई जो है वेट जो है यानी कि भार जो है बदलते रहता है। इसका ऐसा यूनिट कुछ होता है, तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। क्वेश्चन यही बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है कि भार का ऐसा यूनिट कुछ होता है, तो न्यूटन। अच्छा, इसको मापते का चीज है, तो इसको मापते हैं कमानीदार या तुला से। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो भार को मापते का चीज है, तो कमानीदार तुला यानी कि स्प्रिंग बैलेंस से इसको मापते हैं। तो ये डिवाइस पूछा जाएगा कि कौन से मशीन से हम भार को मापते हैं। इसके अलावा वेट का फार्मूला कुछ होता है, तो भार का जो फार्मूला होता है mg होता है। m द्रव्यमान है और g क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद रखिएगा। लिफ्ट से क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में दिखता है। लिफ्ट से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लिफ्ट में हम बैठे हुए हैं, यहाँ लिफ्ट में हम खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जाने पे जो है भार क्या हो जाता है, हम लोग का वेट यानी कि बढ़ जाता है। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा तो भार हम लोग का कम जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन याद रखिए कि लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो भार बढ़ जाएगा, लिफ्ट जब नीचे की तरफ आएगा तो भार कम जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाएगा तो जो भार है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वेटलेस हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। हाँ, और चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जा रहा है तो भार में क्या होगा, तो कोई परिवर्तन ना होगा, यानी भार कांस्टेंट होगा। तो चारों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में दी जाएगा। लिफ्ट ऊपर जाएगा तो भार बढ़ जाएगा, लिफ्ट नीचे जाएगा तो भार घट जाएगा, लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो जीरो यानी कि वेटलेस हो जाएगा, वजन हिलता आ जाएगा। और अगर लिफ्ट एक समान वेग से यानी एक समान गति से ऊपर जा रहा है तो भार में कोई परिवर्तन ना होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं, पलायन वेग। यहाँ से भी क्वेश्चन दिख जाता है। पलायन वेग होता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग क्या होता है, तो वह न्यूनतम वेग जिससे कि किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, पृथ्वी पर वापस ना आए, तो उसको बोलते हैं पलायन वेग। सिंपल सा भाषा में बोले तो वैसा न्यूनतम वेग, वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वापस पृथ्वी पर ना आए, तो उस वेग को कहते हैं पलायन वेग। कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफिनेशन नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफिनेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और चंद्रमा के लिए पलायन वेग क्या होता है, तो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए क्या होता है, तो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, कैपलर्स के गति का नियम। कैपलर्स तो इसे एनसीईआरटी से हटा दिया गया है क्लास 9-10 में, लेकिन फिर भी हमने इसमें शामिल कर लिया और मोटा मोटी संक्षिप्त में बताते हैं आपको। कैपलर के ग्रहों की गति का नियम। तो देखिए, कैपलर 3 लॉ दिया था। पहला लॉ कक्षाओं का नियम था, दूसरा क्षेत्रीय चाल का नियम था, और तीसरा प्रकिरमण काल का नियम था। तो कक्षाओं का नियम जो है पहला नियम था कैपलर का। इसके अनुसार जो जितने भी प्लानेट है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमता है। तो ये पहला था। क्षेत्रीय चाल का नियम दूसरा है, ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये दूसरा था।
और परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है कि टाइम का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब का। तो ये तीनों में से क्वेश्चन दिख जाता है। ऐसे एनसीईआरटी से हटा दिया गया, ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़िएगा। और लास्ट है भू स्थिर उपग्रह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भू स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जो होता है ना, वो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। क्वेश्चन तो पहला यही बन जाता है कि जो भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, पहला। दूसरा, इसका आवर्तकाल बिल्कुल पृथ्वी के समान ही होता है, 24 घंटा। जैसे 24 घंटा जो है पृथ्वी को घूमने में लगता है ना, तो भू स्थिर जो उपग्रह होता है इसका भी आवर्तकाल जो है पृथ्वी के समान ही होता है, 24 घंटा। तीसरा पॉइंट, ये जो होता है ना वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। किधर से किधर? तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है यानी भू स्थिर उपग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। चौथा, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? संचार और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। याद हो गया होगा। देखिए फिर से बताते हैं, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसका आवर्तकाल पृथ्वी के समान ही होता है, 24 घंटा। ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है और उपयोग कहाँ पे किया जाता है? संचार और मौसम पूर्वानुमान में। कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को अगर नोट्स चाहिए होगा तो हम नंबर दे दिए थे, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ हम आपको दे देंगे। बाकी धन्यवाद। और एक और बात बताते हैं, जो पीडीएफ हम देंगे वो पेड है, आपको चाहिए होगा तभी मैसेज कीजिएगा।